हेलो स्टूडेंट। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का, और हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सबसे आसान पार्ट है केमिस्ट्री का, एंड एट द सेम टाइम ये टफ पार्ट भी है। तो आसान पार्ट उनके लिए जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मास्टरी की होती है, और जिन्होंने नहीं की होती है उनके लिए ये टफ है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे ढंग से आती है तो पेपर सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है, और दूसरी बात कि इसमें मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आप इसको जो है थोड़े से ज़रा ध्यान से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी करो। आपको 11th 12th और इवन आगे जो बीएससी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत आसान लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, जिसमें सबसे पार्ट 1 है हमारा, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको करने वाले हैं हम पहले। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी के भी माइंड में आ सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओल्ड डेफिनेशन की, कि शुरुआत जैसे हुई, कहां से हुई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोला गया? ऐसे कंपाउंड्स जो कि कहां से ऑब्टेन किए गए। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि ऑब्टेन किए गए, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन्स, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो ये कंपाउंड ज्यादातर हमारे को कहां से मिलते हैं? प्रोटीन कहां से मिलती है? एनिमल से मिलती है, हमारे को मिल्क से मिलती है, हमारे को हमारे बहुत सारे पल्सेस में होता है। उसी तरह से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें हम, तो ऐसा बोला गया कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड स्टडी ऑफ सच कंपाउंड, और उन कंपाउंड की स्टडी को बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और साथ में क्या बोला गया? साथ में ये बोला गया कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनके अंदर एक स्पेशल फोर्स होती है, बोलते हैं दे कंटेन अ स्पेशल फोर्स। दीज कंपाउंड कंटेन अ स्पेशल फोर्स, और उस फोर्स का नाम रखा गया वाइटल फोर्स। इनफैक्ट एक थ्योरी दी गई, वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसमें यह बोला गया कि क्योंकि इसके अंदर एक मिस्टीरियस सी फोर्स है, एंड ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन मेक दिस बॉन्ड, या ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कैन मेक या दे कैन प्रोड्यूस सच कंपाउंड। तो ये बात मानी गई। फिर पर क्या होता है कि साइंस में कोई भी बात आखिरी बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जो किसी एक ने बात बोल दी उसी को ही फाइनलाइज किया। साइंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो क्या हुआ कि देयर वाज अ साइंटिस्ट, उसका नाम था फ्रेडरिक होलर। तो बंदे साइंटिस्ट का नाम था जी फ्रेडरिक होलर। उसने क्या किया कि एक कंपाउंड प्रिपेयर किया उसने। व्हाट ही वाज डूइंग, उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया। दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। जब इसने इसको हीट किया तो एक कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। तो ये जो यूरिया कंपाउंड है, ये अर्लियर इट वाज ओनली फाउंड इन एनिमल यूरिन, मतलब एनिमल की जो बॉडी है वो उसको बना पा रही थी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो ये माना जाता था कि भाई लैब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती थी। पर जब ये कंपाउंड बनाया गया जो कि एनिमल की यूरिन में पाया जाता था, तो वहां से जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो बिलीफ है ना, वो टूट गया। मतलब ऐसा नहीं रहा कि भाई इन कंपाउंड्स को सिर्फ हम लैब में ही बना सकते हैं, मतलब इन कंपाउंड्स को सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही बना सकते हैं, बल्कि ये
थोड़ी सी जो है कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश होने लगा कि इनको लैब में भी बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट और एक का नाम था कॉल्ब्स। कॉल्ब्स ने क्या किया कि एसिटिक एसिड को बना दिया, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया। एंड एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर साइंटिस्ट बर्थोलेट। तो बर्थोलेट ने क्या किया कि मीथेन बना दिया लैब में, CH4। पर ये जो दोनों कंपाउंड बनाए गए दे वर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ये कंपाउंड बनाए गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, तो आंसर होगा यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया था? फ्रेडरिक होलर ने। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि पहला कंपाउंड ऐसा कौन सा जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाया गया था, तो दैट वाज मीथेन, दैट वाज एसिटिक एसिड, और उसके बाद मीथेन जो है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। तो जब साइंटिस्टों ने इनको और डिटेल में समझा तो एक बात पता चली कि भाई जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे कंटेन एटलीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को बोला गया हाइड्रोकार्बन। और तो बोलते जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो बातें पक्का है, हाइड्रोकार्बन है या उनकी डेरिवेटिव्स है। तो उसी की ही स्टडी को हम बोलते हैं आज के समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर ये ओल्ड डेफिनेशन तो हमने बोल दी कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड बात थी, ठीक है। और फ्रेडरिक होलर ने सबसे पहला लैब में कंपाउंड बनाया गया। जब और आगे रिसर्चेज चली तो ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और उनकी डेरिवेटिव्स होती है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है हमारे पास? मॉडर्न डेफिनेशन किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो स्टडी ऑफ, या पहले बात कर लेते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोकार्बन से सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं हम, वो है मीथेन। तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं HC, हाइड्रोकार्बन। अब इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि हमने जो क्या किया कि भी हाइड्रोजन को निकाल दिया। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसकी जगह पे मैंने OH लगा दिया, तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन गया? CH3OH। या अगर मैंने एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वो मतलब रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से, तो मेरे पास जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया? तो ये जो कंपाउंड बने ना यहां पे CH3OH और CH3NH2, इनको क्या बोलते हैं? दे आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एंड स्टडी ऑफ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई फिर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, तो इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये बात होगी कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ कॉन्सेप्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग से ही शुरुआत होती है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहला पॉइंट, दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। हेडिंग दे देते हैं पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उनकी, वो सारा काम करने वाले हैं।
तो जैसे मैं कह ही रहा था कि जो हमारा पहला चीज रहेगी इस केस में, दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे को ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो दैट इज एबिलिटी या टेंडेंसी भी बोल सकते हैं ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक बात दिमाग में बिठानी है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p2। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जिसकी वैलेंस शेल है उसमें कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख देते हैं। अब अगर इसके पास कोई एटम आ गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही आ गया, 4 हाइड्रोजन आ गए इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और यहां पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम रेड कलर से शो कर देते हैं। तो कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट, मींस एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। एज यू नो कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 बॉन्ड हमने दिखा दी। तो पहली बात होगी व्हाट इज मेंट बाय टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, मींस कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द सेकंड पार्ट पे आते हैं जी, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो कितने टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह की बनती है, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड इज पाई बॉन्ड। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, और अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना होगा, या जो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनको पता ही होगा सारा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होती है कि अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रही है, चाहे वो सेम एटम है चाहे वो डिफरेंट एटम है, तो उस बॉन्ड का नाम क्या है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड बन रही हो, चाहे वो सेम एटम है चाहे वो डिफरेंट एटम है, तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगी और एक बॉन्ड पाई होगी। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। एट द सेम टाइम अगर 3 बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें से एक सिग्मा, ऐसा जरूरी नहीं कि निचले वाली सिग्मा ही होगी, हम कोई भी सिग्मा इसको कंसीडर कर सकते हैं, बॉन्डिंग की नॉलेज से हमारे को पता है। और जो 2 है इसमें वो पाई बॉन्ड्स होगी, जैसे ये भी पाई बॉन्ड होगी ये भी पाई बॉन्ड होगी। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो पाई बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो ये हमने छोटी सी बात याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितनी होती हैं। तो हम क्यों ना कुछ क्वेश्चन कर ले, जैसे हमने जो है थर्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारा कि एनसीईआरटी से ले लेते हैं हम। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितनी होगी। एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं हम, और ये एक मैंने कंपाउंड लिखा जी सी, इससे शुरुआत करते हैं कि कितनी सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए 4 बातें याद रखनी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है 2, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है 3, और कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है 4। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है अपने बेसिक वैलेंसीज उनकी। तो अगर हमने इसको एक्सपैंड करें, हम इस वाले कार्बन को, यहां इस मॉलिक्यूल को, तो ये C आ गया मेरे पास, यहां पे O आ गया, और ये जो 2 CH3 इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। अब वही बात होगी, कार्बन की तो कितनी बॉन्ड बनती है 4 और ऑक्सीजन की 2। तो यहां पे जाहिर सी बात है जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसा होगा। फर्दर इसकी एक्सपेंशन कर देते हैं हम,
ये हो गया जी, ये हो गया। क्या है जी फिर हमारे पास? तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें से एक सिग्मा और दूसरी बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो अगर मैं से पूछा कि सिग्मा बॉन्ड टोटल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पाई बॉन्ड कितनी है 1। तो ये आंसर आ गया जी, सिग्मा बॉन्ड 9 और पाई बॉन्ड 1। और चलते हैं आगे, दूसरा एग्जांपल हम कर लेते हैं ये, और दैट इज बेंजीन का। हमने ये जब बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था तब भी किया था, फिर से दोबारा से बात कर लेते हैं। जो C6H6 होता है इसको बोलते हैं बेंजीन। तो इसमें अगर हमारे को सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम? तो भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए पहले। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा, बच्चों को जब ये दिया जाता है उनको बोलते हैं कि बॉन्ड निकालो भाई, तो वो आंसर क्या बोलते हैं कि इसके अंदर 6 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। गलत। क्यों गलत? भाई देखो, हमने क्या बेसिक बात की थी कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो ऐसे हो गया ना फिर ये। अब आप देखिएगा, तो एक आसान तरीका क्या करते हैं कि देखो पाई बॉन्ड तो हमारे पास सीधी है, कितनी है 3 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि जो बॉन्ड आपने काउंट कर लेना उसको थोड़ा सा उसमें निशान लगा दीजिए, कट कर दीजिए। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होती है, तो 4 होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पाई बॉन्ड कितनी, सिग्मा बॉन्ड कितनी आ गई 12। तो पाई बॉन्ड 3 है, सिग्मा बॉन्ड 12 है। तो एक बार क्वेश्चन आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सिग्मा टू पाई बॉन्ड का रेशियो क्या है बोलते हैं बेंजीन में, व्हाट इज द सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेशियो? तो इट इज 12:1 12:3। तो फाइनली क्या आ गया 4:1 इसका आंसर है कि सिग्मा टू पाई बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर होती है। तो ये तो उसी मतलब क्वेश्चन की एक्सटेंशन है आगे, अगर हमारे को ये पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो 2 एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिए हैं और हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। एनसीईआरटी जो 11th की हमारी है वहां से हम ले रहे हैं क्वेश्चन, और साथ में इसको सॉल्व भी करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें भी कई बार बच्चे को जब ये करने को दिया जाता है वो क्या बोलते हैं कि हाँ जी बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड ये नजर आ रही है, तो आंसर क्या बोलते हैं कि 2 सिग्मा और 3 पाई। भाई ये बात वैसे देखने पे तो सही है, पर बाकी जो ये एटम्स और ग्रुप्स लगे हैं ये हवा में थोड़ी ना लटके होंगे, ये भी तो बॉन्ड बना रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसका फिर क्या हो गया हमारे पास? तो बेटा ये जो है हाइड्रोजन, आपने एक बात और याद रखनी कि हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आ सकता। बीच में आने का मतलब ये हुआ कि उसको एक से ज्यादा बॉन्ड बनानी पड़ेगी, पर हाइड्रोजन तो एक से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन हमेशा दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी होगा। तो ये CH है, फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आ गया जी C। फिर यहां पे बॉन्ड नहीं दी हुई है पर बॉन्ड है, उसी तरह से ये हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया हमने, फिर डबल बॉन्ड यहां पे, फिर C, और फिर इसके पास ऊपर नीचे H नीचे को लगा देते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, फिर C और ये आ गया जी। तो वही बात अब फिर से क्वेश्चन करते हैं कि कितनी सिग्मा और कितनी पाई। तो देख लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा 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 सिग्मा, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो सिग्मा बॉन्ड इज 10। पाई बॉन्ड कितनी है? पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, और एक पाई बॉन्ड ये।
तो पाई बॉन्ड कितनी आ गई? 3 आ गई। और चलते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और इसमें भी देख लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। अब वही बात हमारे को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो आप 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपके, आप इसको कोशिश कर सकते हो खुद करने की। देखिए, चलिए देखते हैं फिर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिग्मा बॉन्ड कितनी आ गई? 9। और पाई बॉन्ड कितनी आ गई? 1 2, पाई बॉन्ड 2 आ गई। लास्ट एग्जांपल। सो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का लास्ट एग्जांपल हमारे पास है जी। हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, ये ले लिया हमने। क्या करना है? C इसके साथ 3H, फिर C इसके साथ H, फिर डबल बॉन्ड, फिर H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो एक बार हमारे को ये बात पता चल गई, इसका स्ट्रक्चर सही लिखना आ गया, तो बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा बॉन्ड फिर से आ गई जी 9। पाई बॉन्ड कितनी आई जी? 1, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड 9, पाई बॉन्ड 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना आगे होंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पहला पढ़ा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा पढ़ा हमने कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन सी बनती है। और तीसरा हम काम करने वाले हैं थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि कार्बन जो है हमारे पास मेन एलिमेंट है, तो मेन एलिमेंट होने की वजह से कार्बन के पास हमारे को एक बात पता है कि उसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं होता। तो फिर जो ऑर्बिटल होता है वो होते हैं एस और पी। तो सबसे पहली जो हाइब्रिडाइजेशन आती है नंबर 1, वो है जी sp3। और हम केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज से जानते हैं कि इसको हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। और इसमें जो है वो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। और एक बात और जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है और आपको भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो S होता है वो 25% होता है और जो P होता है वो 75% होता है। कैसे किया ये 25 और 75? देखिए, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक S का और P के 3, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसमें S कितना है? 1/4 है ना S। और P कितना है? टोटल ऑर्बिटल 4, P का कितना हिस्सा है? 3/4 इंटू 100 कर दो, सिंपल सा मैथमेटिक्स। तो पहला तो ये हो गया जी। दूसरी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, अच्छा कब होगी अभी देखते हैं इसके बारे में। सेकंड जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, इसको हम प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? आपको याद होगा तो 120 डिग्री का होता है। भाई इसमें s का कितना कैरेक्टर आएगा? तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बार 3, तो s का आ गया 1/3 इंटू 100। तो इसको हम 33% लेते हैं, वैसे 33.5 है पर राउंड फिगर हमने ये ले लिया। 33% s एंड कितना? 67% p का आ गया। और तीसरी हाइब्रिडाइजेशन sp, और वो है जी लीनियर। तो
लीनियर में हमारे पास क्या आ गया जी, 180 का बॉन्ड एंगल आ गया, 180 डिग्री का। अब इसमें क्या हो गया, दो है ना, तो एस का 50-50 हो गया भाई, सीधी सी बात है। तो 50% एस और 50% पी, परसेंट ऑफ इतना कैरेक्टर। अब ये तो हमने समझ लिया। अब जो अगला क्वेश्चन है ना कि भाई टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत आसान सी बात है कि इफ कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। अच्छा, इफ कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई, देखिए टोटल बॉन्ड तो 4 बनेगी, पहली बात याद रखिए, टोटल बॉन्ड 4 बनेगी, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। और तीसरा, इफ कार्बन फॉर्म 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो sp, इसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर हम थोड़ी सी और बात याद रख लें, रिवाइज कर ले, और बॉन्डिंग में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4, sp2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 3, और sp में हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गए। ये मैं आपको क्यों रिमाइंड करवा रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अगर मेरे को बोला जाए कि भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग, मेरे को एक मौलिक ये दे दिया जी, लॉज, ये दे दिया मेरे को एक कंपाउंड, और मेरे को बोला है कि हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी, या कई बार एक पर्टिकुलर मार्क क्या होता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए इसको एक्सपैंड करना है हमने ध्यान से, जैसे अभी ऊपर हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए किया था, इन द सेम वे हमने इसको कर दिया एक्सपैंड। तो हमने इसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड किया, CH3 CH CH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, CH के बाद डबल, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने कार्बन, CH के बाद डबल बॉन्ड C और फिर CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अब वापस आते हैं अपनी बात पे। अगर हम इस कार्बन को फोकस करें तो इसकी कितनी बॉन्ड आ गई जी, 1 2 3 4, कितनी, तो 4 ही बनेगी, फिर कौन कौन सी बॉन्ड है, वो क्या आ गए, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड आ गई। और भाई हमारे को पता है कि अगर चारों सिग्मा बॉन्ड बने तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की क्या आ गई, sp3। दूसरे कार्बन पे चलते हैं जी। तो यहां पे अगर हम दूसरे कार्बन को देखें तो इस कार्बन की क्या होगी, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। तो जब हम इस कार्बन को देखेंगे तो इस बॉन्ड को कंसीडर करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर से भी बन रही है उधर से भी बन रही है। तो इस कार्बन की कितनी आई, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। चलिए अगले पे चलते हैं। इस कार्बन में क्या है, ये 1 2 3, देखो दोनों साइड बॉन्ड, दोनों साइड को काउंट होगी, इस कार्बन की भी काउंट होगी उसकी भी, तो 1 2 3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, फिर से sp2। नेक्स्ट के चलते हैं जी, इस कार्बन पे आते हैं। यहां पे क्या है, सिग्मा पाई पाई, इस कार्बन की बात करें तो 2 सिग्मा, 1 और 1 2 और 2 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp। इस कार्बन पे भी देखिए, अगर हम 1 और 1 2 और 2 4, मतलब इसकी भी sp आ गई। चलिए और देखते हैं जी अगले कार्बन की क्या आई हमारे पास। इस कार्बन में क्या आ गया, सिग्मा पाई सिग्मा, तो 1 1 2 3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, तो क्या आ गई, फिर से sp2। इस कार्बन पे चलते हैं जी। देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई करने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये सिग्मा सिग्मा आ गई। तो देखिए इस कार्बन को 1 2 3 सिग्मा और ये पाई, तो क्या होगी, sp2। तो इस तरह से हमने हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है। और चलते हैं क्वेश्चन आगे, ऊपर वाले को रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने क्या बताना है इसमें। ये बोल रहा है कि
हाइब्रिडाइजेशन बताओ एंड शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ ईच। लिख देते हैं क्वेश्चन को। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्या क्या दिए हुए जी? तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे दिए हुए हैं, जिसमें से एक है H2CO, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास CH3F और तीसरा दिया हुआ है HCN। ऐसा दिया हुआ है, 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो क्या करना है आपने, अगेन एक्सपेंड कर लेते हैं ना इसको। ये हो गया जी, और ये H और E। तो सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल लेते, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2। और ऊपर हमने लिखा हुआ कि अगर sp2 हो तो इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप क्या होगी? प्लेनर। चलिए और चलते हैं अगले पे। देन CH3F। तो CH3F में ऐसा लिख दिया हमने, ये आ गया जी। तो सिग्मा 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 क्या आई जी? 4 सिग्मा बॉन्ड आई, तो क्या आ गई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे को पता है कि शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब अगला HCN दिया हुआ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड अगर हम लिखेंगे तो ऐसा हो जाता है ये। और आपको सिग्मा पाई बॉन्ड आपने निकाल दी, ये सिग्मा ये पाई 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई में क्या आ गई? sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई और इसकी शेप क्या आ गई? लीनियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। और हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमने ईच कार्बन की। 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन। दूसरा, ये क्वेश्चन अभी 2023 में जेईई मेंस में आया था। तो क्वेश्चन क्या था, इसको क्वेश्चन 2 बना देते हैं कि हाउ मैनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन बेंजीन। 2 क्वेश्चन को हमने इकट्ठा कर दिया जी। तो दोनों आपस में लिंक्ड है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बेंजीन का, और सिग्मा पाई बॉन्ड के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देनी चाहिए। तो ये जो ग्रीन कलर वाली है, आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड है सारी, और बीच में मैं यहां पे जो ब्लैक कलर वाली वो लगा देता हूं पाई बॉन्ड। आप किसी भी कार्बन पे फोकस कीजिए। सपोज मैंने इस कार्बन पे फोकस किया, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और पाई। तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन की 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बन रही है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2 आ गई। चलिए निचले वाले कार्बन पे फोकस कर लेते हैं। देखिए सिग्मा 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 और पाई, तो इसकी भी sp2, मतलब हर कार्बन की 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बन रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2। तो पहला क्वेश्चन होगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन, दैट इज sp2। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्वेश्चन 2 कि हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन बेंजीन। तो अगर हमारे को सही जानकारी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है हमारे को? देखिए जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो एक sp2 हाइब्रिड है, उसमें कितने? 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब कि इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3। तो क्योंकि 6 कार्बन है, एक कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 6 कार्बन के कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 3, तो 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन बेंजीन के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इन बेंजीन देयर आर 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, आपने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें 12.1 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12.1 एनसीईआरटी। पेज में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कई बार ना
जो एडिशन के हिसाब से पेज डिफरेंट हो सकते पेज नंबर, तो पर क्वेश्चन नंबर ये है एक्सरसाइज का। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए और कुछ जो है और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सिग्मा पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही जरूरी। और ये आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हमारे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी या हम उनका एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं, तो ये सारी बातें जरूरत पड़ती है हमारे को। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्रॉपर्टीज, कि कुछ प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है और वो प्रॉपर्टीज फिर दूसरी प्रॉपर्टीज को आगे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बजाय हम बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड पैरामीटर। प्रॉपर्टीज ले लेते कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन राइट प्रॉपर्टीज, और बॉन्ड पैरामीटर भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो आपने क्या बात याद रखनी कि एज परसेंट ऑफ एस इंक्रीजेस, जैसे एस का परसेंट इंक्रीज होता है, एज अ परसेंट ऑफ एस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमने क्या किया, ये हम 3 यहां पे बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है जी। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp3। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिस कार्बन के ऊपर हम यहां पे बात कर रहे हैं, इनकी इस बॉन्ड के बारे में बात करनी है हमने, इस बॉन्ड के बारे में। तो sp2 है और यहां पे क्या है sp, एंड वी नो इसके अंदर 25% s होता है और यहां पे 33% s होता है और यहां पे 50% s होता है। मतलब as the percent of s increases, electronegativity of carbon increase होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इसका मतलब कि जो यहां पे कार्बन है ना, इसने जो CH के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो अभी हम बात करेंगे कि उससे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, पहली बात। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम देखें यहां पे, तो इस ऑर्डर में ये इंक्रीज हो गई। तो हमने बोला कि पहली चीज क्या इफेक्ट करेगी, इट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी चीज क्या इफेक्ट करती है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो इससे अफेक्ट हो रही है वो हो रही है बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। उसमें क्या होगा कि एज, सीधी सी बात आपने याद रखनी, परसेंट ऑफ पी इंक्रीज, जो पी ऑर्बिटल का साइज ना एस ऑर्बिटल से बड़ा होता है, एज परसेंट ऑफ पी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे पी का परसेंट बढ़ता है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, या हम ये बोलेंगे कि अगर पी का परसेंट कम होता तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड की, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो p का कैरेक्टर कितना है इसके अंदर, 50%। ठीक है जी। और फिर हमने लिया जी ये डबल बॉन्ड वाला, इसमें sp2 आ गई हाइब्रिडाइजेशन और इसमें जो है वो sp आ गई। तो हमने क्या बोला, sp3 सॉरी, तो इसके अंदर p का कितना है, 50% p है, यहां पे 67% p है और यहां पे 75% p है।
तो दैट मीन्स कि जो C ट्रिपल बॉन्ड C उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, sp2 वाले की थोड़ी सी बड़ी है और sp3 वाले की और ज्यादा बड़ी है। अच्छा, यही नहीं, बॉन्ड लेंथ में A पार्ट किया हमने, इसको B पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम देखो जैसे ऊपर हमारे पास CH की बॉन्ड लेंथ, अब देखने में तो ये लगता है कि इन सब की बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए, पर नहीं होगा। तो यहां पे भी वही होगी बात कि अगर हम CH बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इस कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी देन दिस कार्बन, ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इस कार्बन की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ हमने सबसे पहले बात की कि ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी, थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, और उसी तरह से अगर हम CH बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये होगी। अच्छा, यही नहीं, ये कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड को भी अफेक्ट करता है। इसका C पार्ट पे आ जाते हैं हम। और C पार्ट में देखिए, ये हमारे पास एक कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है जी। और एक हम क्या ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, इस टाइप की बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर कर रहे हैं यहां पे भी, इस तरह से। तो क्या होगा हमारे पास, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर हम यहां पे इस बॉन्ड की बात करें, एक ये बॉन्ड कर रहे हैं, एक ये बॉन्ड कर रहे हैं, और एक ये, तीन बॉन्ड बात करें जो कि कार्बन कार्बन के एटम के बीच में है, तो सिंगल बॉन्ड, पर जिस कार्बन के बीच में ये दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रही है, वो साथ वाला उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो भी अफेक्ट करेगी। तो यहां पे क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की क्या है, sp2 है, और इसकी क्या है, sp है। तो अगर हम देखें तो मैंने बोला कि जितना ज्यादा p का परसेंट ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, यानी ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है देन दिस। तो sp3 वाली सबसे बड़ी होगी, यहां पे sp2 कार्बन के बीच की जो सिंगल बॉन्ड है थोड़ी छोटी होगी, और ये सबसे कम होगी। तो सबसे हम बोले कि इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्रॉपर्टीज में पहला हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि जितना ज्यादा s का कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात की हमने बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ जो क्या होगा कि अगर जितना ज्यादा p का कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और तीसरी और आखिरी बात हम कर लेते हैं, और जो इसको अफेक्ट कर रहा है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। थर्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो भाई हमने पहले ही पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की कि जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। एक बात तो ये होगी जी। उसी तरह से जो इस बॉन्ड की बात करेंगे अगर हम, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, देन दिस, एंड देन दिस। तो हमने यहां पे बात कर ली कि भाई जो CH बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी है, हमने पहले बात कर ली बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर 50% है, यहां पे p कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, तो उससे ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। और यहां पे p कैरेक्टर मैक्सिमम है तो उल्टा होता है, तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अभी हमने तीन बेसिक टर्म्स पढ़ी, एक तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, सेकंड हमने क्या पढ़ा कि कितने तरह की बॉन्ड बनता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तीन प्रॉपर्टीज को फर्दर अफेक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा बॉन्ड लेंथ, और तीसरा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। जैसे आपको पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ जो क्लास नोट्स है, रिटन नोट्स, वो भी इसमें अपलोड किए जाएं,
तो आप जरूर दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो और वो भी इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाए। So that's all for this class. See you in next video lecture. Thank you.